नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, कुछ काम करो कुछ काम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। तो चलिए आप लोगों के बीच में हम लोग एक प्रयास करें कि आने वाले परीक्षाओं में अपने सफलता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तैयारी सबसे सरल ढंग से कोशिश होनी चाहिए कि इस महामारी में भी अपने पथ से विचलित ना हो पाए। निराशा के अंधकार को हर संभव तोड़ने की लगातार कोशिश हो, और जब इंसानी शरीर हम लोग हासिल किए और ईश्वर ने जब विशेष प्रयोजन से हमें इस पृथ्वी पर भेजा, तो हर वो उपयुक्त प्रयास होनी चाहिए जिसके उपरांत हम एक गौरव गाथा लिख पाए। तो दोस्तों लगातार कोशिश होनी चाहिए। गिरे वर्ज सिर पर मही डोल जावे, अभी सामने काल भी दौड़ावे। क्या कहा हमने? गिरे वर्ज सिर पर मही डोल जावे, अभी सामने काल भी दौड़ावे। काल भी सामने दौड़े आ जाए ना, फिर भी हम अपने पथ से विचलित नहीं होंगे। जितनी बड़ी दर्द उतनी बड़ी सफलता। कोशिश होनी चाहिए लगातार अपने लक्ष्य के प्रति प्रयासरत रहने की, और हम और आप दोनों को ही प्रयासरत रहना होगा जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति हो ना जाए। कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो चुका है और संविधान के भाग से आप रूबरू हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे अनुसूचियों पे। तो पूर्व से आपको ये मालूम है कि भारतीय संविधान जिस तिथि को लागू हुई थी, उस तिथि को भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या मात्र 8 थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। तो वे 12 अनुसूचियों में क्या क्या है, उनकी महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या है, उनको याद रखने की प्रयास की जाए। आइए देखते हैं अनुसूचियों को। भारतीय संविधान के अनुसूचियों को आप याद रखो। प्रथम अनुसूची, ये प्रथम अनुसूची में है क्या? तो प्रथम अनुसूची में है संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख। आपको याद होना चाहिए कि भाग 1 में भी संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, और अनुसूची में भी संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। संघ एवं राज्य की जब बात करते हैं, तो संघ जब कहते हो आप, तो संघ एक सुपर पावर होता है जिससे आपके अन्य राज्य जो होते हैं वो जुड़े रहते हैं। सुपर पावर है, इससे अलग होकर के राज्य नहीं सोच सकते, और किसी भी परिस्थिति में राज्यों के पास ये अधिकार नहीं है कि वो संघ से अलग होकर अपने अस्तित्व को तलाश करने का प्रयास करें। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र संघ भारत, क्योंकि हमारे देश में संघीय व्यवस्था है और राज्यों की संख्या जो है 28 है, और आप सुन रखे होंगे कि हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जिनकी संख्या 8 है। यानी किसी भी प्रकार का आपके राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या में आने वाले परिवर्तन का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में देखी जाती है। तो प्रथम अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। द्वितीय अनुसूची, ये द्वितीय अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है?
याद रखिए आप, द्वितीय अनुसूची में देश के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। आप प्रोटोकॉल के अंतर्गत जानते हैं कि देश का जो सबसे बड़ा पद होता है वो राष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री होते हैं, उसके बाद राज्यपाल होते हैं। आप प्रोटोकॉल को अगर फॉलो करते होंगे, देश के संविधान के वरीयता क्रम को अगर याद रख पाए होंगे, तो आपको ये समझ में आ जानी चाहिए कि किन की पोजीशन कहां है। तो देश के जितने भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, उन सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को वेतन आपके संविधान की, आपने देखा होगा कि हमारे संविधान में संचित निधि का उल्लेख मिलता है, जिस संचित निधि से ही देश के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को वेतन दी जाती है। तो द्वितीय अनुसूची में देश के सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते संबंधी चीजों का उल्लेख है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन याद रखोगे आप। अब आपसे अगर हम पूछ ले कि भारत के राष्ट्रपति का, तो आप प्यार से बोल सकते हो कि शायद 5 लाख रुपए उनका वेतन है। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो आप कहते हो उससे 4 लाख रुपए वेतन है प्रत्येक माह। अगर हम आपसे कह दें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है, तब आप बोलोगे 2,80,000 रुपये प्रत्येक महीने। अगर हम आपसे बोल दें कि लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन कितना है, तब आप ये बोलोगे 4 लाख प्रत्येक माह। द्वितीय अनुसूची में देश के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, और ये वेतन किस निधि से दी जाती है, तो संक्षिप्त निधि से दी जाती है। हमारे हनुमान जी को सीता मैया ने जब आशीर्वाद दिया तो बोला उन्होंने कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता आसवर दीन जान की माता। संसार में 8 ही प्रकार की निधि होती है, और उन सभी निधियों को एकमात्र देवता दे पाते हैं आप तक, और वो है हमारे हनुमान जी। तो निधि हमारे रामायण में अगर 8 प्रकार की होती है, तो हमारे संविधान में देखोगे कि मूल रूप से 2 ही निधि होती है, संचित निधि और आकस्मिक निधि। और संचित निधि से देश के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को वेतन दिया जाता है। आप महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन को याद करेंगे, आपकी दायित्व बनती है कि किनको कितनी वेतन मिलती है। भारत के विभिन्न राज्यों के अगर आप विधानसभा सदस्यों के वेतन पूछ दे, तो भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेतन दी जाती है, किसी में ज्यादा किसी में कम, क्योंकि राज्य का विषय हो जाता है। राज्य को मिलने वाली सुविधाएं, राज्य के आप विधानसभा सदस्य हो या विधान परिषद सदस्य हो, लेकिन जो केंद्रीय स्तर पे वेतन दी जाएगी वो आपको याद रखने होंगे कि राष्ट्रपति को कितना, उपराष्ट्रपति को कितना, आप भारत सचिव को कितना, ये आप याद रखिए। लेकिन तत्काल आप देखोगे कि भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। ये तृतीय अनुसूची में क्या है, याद रखिए। तृतीय अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के शपथ संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। किस चीज का उल्लेख है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के शपथ। वेतन आप प्राप्त कर चुके हैं, तब अपने कार्य के कर्तव्य निष्ठा के प्रति शपथ जरूर व्यक्त करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। मैं मनंजय कुंवर ईश्वर के समक्ष युवाओं को यह आश्वस्त करता हूं कि आने वाले दिनों में आपके लिए इस वीडियो चैनल में, इस YouTube चैनल पे जिस प्रकार के परीक्षा उपयोगी सामग्रियों को हम प्रस्तुत कर पाएंगे, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता निश्चित रूप से हासिल कर पाएंगे, जब आप इन तथ्यों को ध्यान से देखेंगे और उसको याद रखने की कोशिश करेंगे। तो शपथ मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर के समक्ष ये
शपथ लेता हूं कि विधि के, तो ये जो शपथ की बातें होती है, ओथ प्रोसेसिंग की बात है, वो किस अनुसूची में है? तो तृतीय अनुसूची में, चतुर्थ अनुसूची। ये चतुर्थ अनुसूची क्या है? याद रखना होगा कि भारत के विभिन्न प्रांतों में, राज्यसभा के सीटों का आवंटन, अब आप भारत के विभिन्न, आप जानते हैं कि राज्यसभा की जो सीटें निर्धारित होती है, आप जानते हैं कि संसद की 2 सदन होती है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा तो जनता के, लोकसभा जो सदन है उसमें जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुनकर भेजे जाते हैं, जनता के मतों के द्वारा प्रतिनिधि जाते हैं। लेकिन राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव जो होती है भारत के विभिन्न प्रांतों के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा की जाती है। आप भारत के विभिन्न प्रांतों में जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या भी निश्चित है, और आप देखोगे कि बिहार में अगर राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 बतलाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या 31 बतलाई जाती है। तो भारत के विभिन्न प्रांतों में राज्यसभा के सदस्यों की सीटों का आवंटन किया गया है, ये चतुर्थ अनुसूची में है। और 5वीं जो अनुसूची है उसमें आप किस चीज का उल्लेख देखेंगे, तो 5वीं अनुसूची में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स क्षेत्र के विशेष प्रशासनिक संबंधी व्यवस्थाओं का उल्लेख है। भारत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, इसको आप लोग क्या कहते हैं? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में विशेष प्रावधानों का उल्लेख। अब इनके लिए विशेष प्रावधान है। आपको याद होना चाहिए कि देश में किसी कारण से जो लोग पिछड़ गए, समाज में जो लोग किसी कारण से शोषण के शिकार होने के कारण आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछले पायदान पे चले गए, उनकी उन्नति के लिए हमारे देश की सरकार और हमारी संविधान विशेष प्रकार के प्रावधानों का उल्लेख करते हैं। तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में विशेष प्रशासनिक व्यवस्थाओं का उल्लेख है। इसको देखोगे, याद रखोगे। और जो 6ठी अनुसूची है, 6ठी अनुसूची में आप केवल शेड्यूल ट्राइब्स, मतलब अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, जिसको आप लोग असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान क्या बदला रहे हैं? हम भारत के संविधान में वर्णित 12 अनुसूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों को आप तक रखने का प्रयास कर रहे हैं। प्रथम अनुसूची संघ एवं राज्य क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। द्वितीय अनुसूचित महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख करता है। और आप ये जानते हैं कि राष्ट्रपति को 5 लाख अगर मिलती है तो उपराष्ट्रपति को 4 लाख और लोकसभा के अध्यक्ष को 4 लाख। और आप ये भी जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अगर 2,80,000 मिलता है तो भारत के अन्य सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को 2,50,000। तो विभिन्न महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को वेतन संचित निधि से दी जाती है। इसकी उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो अनुसूची नंबर 2, द्वितीय अनुसूची में।
तृतीय अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख मिलता है। राष्ट्रपति किस प्रकार से शपथ लेते हैं, उपराष्ट्रपति किस प्रकार से शपथ लेते हैं, इन चीजों का उल्लेख जो है तृतीय अनुसूची में है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के द्वारा शपथ, ओथ प्रोसेसिंग की बात की जाती है आपके अनुसूची नंबर 3 में। चतुर्थ अनुसूची में भारत के विभिन्न प्रांतों में राज्यसभा के सीटों का आवंटन देखने को मिलता है। बिहार में अगर 16 राज्यसभा की सीटों की संख्या है तो उत्तर प्रदेश में आपकी 31 है। और आप कभी कभी ये भी देखेंगे कि जब सरल सवाल पूछे जाते हैं तो किसी प्रांत के राज्यसभा के सीटों की संख्या भी पूछ लिया जाता है। तो आपको राज्यों के विधानसभा के सीटों के साथ साथ विभिन्न प्रांतों के लोकसभा और राज्यसभा के सीटों को भी याद रखना चाहिए अगर आप परीक्षा में पास होना चाहते हैं। तो यह आपको देखने को मिलता है किस अनुसूची में, तो चतुर्थ अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में क्या है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के विशेष प्रशासनिक व्यवस्थाओं का उल्लेख है, विशेष प्रावधानों का उल्लेख है अनुसूची नंबर 5 में। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाते हैं, उसका उल्लेख अनुसूची 5 में। और 6ठी अनुसूची, यहां शेड्यूल ट्राइब्स हैं केवल, शेड्यूल कास्ट नहीं है, यानी अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में किए जाने वाले विशेष प्रावधान। भारत के 4 राज्यों का उल्लेख है अनुसूची 6 में, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। यहां 2 चीजों को याद रखना है। जब हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति, ये जनजाति विभिन्न प्रतिकूल प्राकृतिक के क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे कि जंगलों में रहना, पहाड़ों में रहना आप देखोगे। और ये मूल निवासियों से कहीं ना कहीं इनकी संस्कार और इनकी जो सामाजिक सारोकार रहती है थोड़ा अंतर रहता है। आप समझ सकते हैं कि जंगलों में रहने वाले लोगों की जो कस्टम है, रीति रिवाज है, वो कहीं ना कहीं आम जनता से दूर होते हैं। ये आम जनता और उनके रीति रिवाजों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो उनको भी समाज के मुख्य धारा में शामिल किए जाने के लिए सरकार विशेष प्रावधानों को उल्लेख करती है। प्रशासन कई प्रकार के मुख्य विशेषताओं के माध्यम से, कई मुख्य प्रावधानों के माध्यम से उनको भी समाज के मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जाती है। तो 6ठी अनुसूची में इस चीज का उल्लेख है। काफी महत्वपूर्ण है 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 5 अनुसूची और भी है, याद रखेंगे प्लीज। और आप किसी भी परीक्षा में कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए तो आप उसको बनाने में सक्षम हो पाएंगे। मैं बार बार कहना चाहता हूं कि थोड़ा हंसी मजाक से दूर रहना मेरी फितरत में शामिल है और अच्छा लगता है कि गंभीर विषय को गंभीर तरीके से ही पढ़ा जाए, क्योंकि जब आप कंप्लीट कर जाएंगे तो आपको हंसने का मौका मिलेगा, लेकिन जब आप प्रतियोगी परीक्षा में असफल हो जाएंगे तो आपके पास केवल खोने के लिए सब कुछ होगा, हासिल करने के लिए कुछ नहीं। आज वक्त है गंभीर तथ्यों को याद रखने के लिए। तो नजर रखिए 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची आप हमें बतलाएंगे कि 7वीं अनुसूची में है क्या। तो आपको याद होगा कि 7वीं अनुसूची में विभिन्न विषयों का विभाजन है। आप जानते हैं कि संघीय व्यवस्था होने के कारण संघ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, साथ साथ सत्ता का विकेंद्रीकरण के तहत राज्यों के पास भी कई सारे अधिकार हैं। अब कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन क्षेत्रों पे आपको संघ और राज्य दोनों ही का अधिकार होता है। तो इसीलिए कानून बनाने से संबंधित जितने भी विषय होते हैं उन विषयों को 3 भागों में विभाजित की जाती है और 3 विषयों को विभाजित करने के बाद उन विषयों पे कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि भारत में जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं उनको 3 भागों में विभाजित की गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची को आप कंकरेंट लिस्ट कहते हो। समवर्ती सूची तो आपको याद होना चाहिए। संघ सूची में पूर्व में विषयों की संख्या जो थी 97 थी, लेकिन वर्तमान में विषयों की संख्या 100 हो गई है। राज्य सूची में पूर्व में विषयों की संख्या 66 थी,
लेकिन इसको घटा करके 61 कर दी गई है। और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या पूर्व में 47 थी, लेकिन वर्तमान में 52 हो चुकी है। तो ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होता क्या है? संघ सूची वे विषय होते हैं जिन विषयों पे कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र के पास होते हैं, जैसे कि आप सेना, दूरसंचार, जनसंख्या। आप देख सकते हैं कि आपको वैदेशिक मामले, ये सारे जो भी केंद्र के द्वारा कार्यक्रम, रेलवे आप देखते होंगे, बैंकिंग आप देखते होंगे, सबके सब आपके बीमा, ये सभी के सभी क्षेत्र जो होते हैं, सभी के सभी जो विषय होते हैं, उस पे कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र के पास होता है। इस प्रकार से 97 की जगह पे 100 ऐसे विषय जिसपे कानून केवल केंद्र बनाता है, जिसको संघ सूची के अंतर्गत आने वाले विषय कहते हैं। राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है, जैसे कि आप पुलिस को देखोगे, आप मनोरंजन की बात करेंगे आप, तो ये राज्य सूची का विषय। इसीलिए बिहार पुलिस अलग होती है, यूपी पुलिस अलग होती है, एमपी पुलिस अलग होती है। अब मनोरंजन कर जो होती है भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग होती है। कहीं आप देखोगे कि भाग मिल्खा भाग को कहीं मनोरंजन कर से मुक्त कर दिया जाता है, और किसी राज्य में देखेंगे कि मनोरंजन कर उस पर आरोपित रहती है, तो ये भी राज्य का विषय होता है। तो इसको भी आपको याद रखेंगे। जो वर्तमान में राज्य सूची में शामिल होने वाले विषयों की संख्या कितनी है? तो 61 है, पहले 66 थी, इसको कम किया गया है। समवर्ती सूची जिसको कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, यानी दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है। जैसे आप स्वास्थ्य की बात कर सकते हैं, आप शिक्षा की बात कर सकते हैं, आप मापतौल की बात कर सकते हैं। इन सभी चीजों पे कानून बनाने का अधिकार जो होती है केंद्र एवं राज्य के पास होता है। और कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जो न केंद्र के, न ऐसे भी कई सारे विषय अचानक आ जाते हैं जो न संघ सूची के अंतर्गत है, न राज्य सूची के, न समवर्ती सूची के अंतर्गत। उनको अशिष्ट विषय कहा जाता है, और अशिष्ट विषयों पे कानून बनाने का अधिकार जो होती है वो केंद्र के पास होता है। और कोई ऐसी विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति में राज्य सूची के अंतर्गत होने के कारण राज्य अगर उसका बिना वजह फायदा उठाने का कोशिश कर रहा हो, तब उस विषय को भी केंद्र अपने हिस्से में ले लेता है। तो अंततः सुप्रीमो जो होता है वो केंद्रीय होता है, और उसी केंद्र के अंतर्गत इन विभिन्न प्रांतों को काम करना होता है। लेकिन आपको याद रखनी होगी कि किस अनुसूची में विषयों का निर्धारण है। तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 100। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61। और इन विषयों से संबंधित कुछ आपको विषय याद रखने होंगे। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण विषयों को आपको याद रखना होगा। और 8वीं अनुसूची याद रखिए, आपकी जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुई थी तब 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या मात्र 14 थी, लेकिन अभी भाषाओं की संख्या जो है 22 हो चुकी है, आपको याद होना चाहिए। तो ये 8वीं अनुसूची में विभिन्न विषयों का उल्लेख मिलता है। भोजपुरी को आज भी 8वीं अनुसूची में शामिल होने का गौरव हासिल नहीं हो पाया है, और हम ही के केवल भोजपुरी बोले नहीं सर, लेकिन भोजपुरी के प्रति हमी के जो कर्तव्य बा, वो कर्तव्य से हमी के दूर दूर तक कोनो मतलब नहीं खे। लगातार गंदा गंदा गाना बजाए, और उससे ज्यादा के हमी के औकात नहीं खे। यही खातिर आज भी 8वीं अनुसूची में हमी के भोजपुरी शामिल नहीं खे, लेकिन एक प्रयास हो के चाहे कि भोजपुरी के भी शामिल होने के मौका मिले के चाहिए। राष्ट्र निर्माण खातिर भोजपुरी आवश्यक बात, क्योंकि विश्व के 40 करोड़ से ज्यादा आबादी, वो मॉरिशस हो, सूरीनाम हो, फिजी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, आप त्रिनाद हो, आप कहीं भी चल जाए, देखें कि हमारा भोजपुरी गर्व के साथ बोला जाला। लेकिन ये अजीब संजोग बा कि भारत में ही हमार भाषा के वो मान्यता हासिल नहीं हो पाया। तो खैर, हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से 8वीं अनुसूची में विषयों का निर्धारण है, और उन विषयों की संख्या कितनी है? 22 है, जिसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है, संस्कृत शामिल है, लेकिन भोजपुरी शामिल नहीं, याद रखेंगे। और 9वीं अनुसूची की बात करेंगे। आप 9वीं अनुसूची को देखिए। 9वीं अनुसूची को संविधान के प्रथम संशोधन के अंतर्गत, प्रथम संशोधन 1951 के अंतर्गत शामिल किया गया। इसमें आप देखेंगे कि भूमि संबंधी तथा संपत्ति संबंधी विवादों के निपटारे के लिए
9वीं अनुसूची संविधान के प्रथम संशोधन के अंतर्गत 1951 में भारतीय संविधान में शामिल की गई। और जो ये 9वीं अनुसूची है उसमें भूमि संबंधी तथा संपत्ति संबंधी विवादों को दूर करने के लिए कई कानून बनाए गए। पूर्व में मात्र 3 क्षेत्रों में ये आपकी अनुसूची काम करती थी, लेकिन दिन प्रतिदिन सरकार ने इसका अनुचित फायदा उठाते हुए 284 क्षेत्र पर 9वीं अनुसूची काम करने लगा। पूर्व में 9वीं अनुसूची को जब शामिल की गई थी तो इसमें न्यायालय को चुनौती या न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाता, लेकिन बाद के दिनों में अब न्यायालय ने ये कह रखा है कि 9वीं अनुसूची के विशेष प्रावधानों पे अगर कोई सरकार जो है आपत्तिजनक अधिकारों का प्रयोग करना चाहे तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले सकता है, न्यायालय संज्ञान ले सकती है। यानी 9वीं अनुसूची के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर अब न्यायालय को संज्ञान लेने का अधिकार प्राप्त हो चुका है, जो पूर्व में नहीं थी। तो 9वीं अनुसूची किस चीज से संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची बाद के दिनों में 1951 ईस्वी में प्रथम संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत भूमि संबंधी तथा संपत्ति संबंधी विवादों को दूर करने का प्रयास किया गया था। अब बात करेंगे 10वीं अनुसूची की, और 10वीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको याद होगा कि संविधान में 52वीं संशोधन से 1985 ईस्वी में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधी कानूनों का उल्लेख करता है, दल बदल संबंधी कानूनों का उल्लेख करता है। याद रखिए आप कि पूर्व में जम्बो मंत्रिमंडल तब तैयार कर दी जाती थी जब किसी पार्टी विशेष के पास बहुमत नहीं होता था और संख्या बल कम होने के कारण वो किसी दूसरी पार्टी के सदस्यों को लालच देकर के अपने पार्टी में मिला लिया करते थे। और न केवल टूटे हुए विधायक या मंत्री को बड़ी मंत्री पद दी जाती थी, बल्कि साथ साथ खोखा भी दिया जाता था। खोखा में रकम की संख्या कितनी थी वो आप अनुमान लगा सकते हो। तो पूर्व में दल बदलने की जो रिवाज या परिपाटी शुरू हो गई उसको समाप्त करने का प्रयास 1985 ईस्वी में संविधान के 52वें संशोधन के अंतर्गत राजीव गांधी जी ने की थी, जब उन्होंने दल बदल संबंधी कानूनों को संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा था 52वें संशोधन के अंतर्गत। और दल बदल संबंधी कानूनों के अंतर्गत आज ये प्रावधान है कि अगर कोई भी पार्टी के सदस्य, अगर किसी भी पार्टी के सदस्य पार्टी बदलना चाहे तो तब तक पार्टी बदल नहीं सकते जब उस पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ पाला बदल ना दे। अगर मान लिया जाए कि अभी आपने देखा होगा कि बिहार के चुनाव में लोजपा को एकमात्र सीट प्राप्त हुई थी और वह एकमात्र सीट जिसने जीता उसने पाला बदलकर जदयू में शामिल हो गए। तो क्योंकि वो सिंगल थे तो उन्होंने बदल दिया, लेकिन अगर यही संख्या आपकी 20 होती तो आप समझ सकते थे कि एक व्यक्ति विशेष पाला नहीं बदल सकता था जब तक कि वो 20 सदस्यों का 2 हिस्सा, यानी कि 3 हिस्से में से 2 हिस्से, आप समझ सकते हैं कि लगभग आपको 13 सदस्य एकजुट होकर के पाला नहीं बदलते तब तक उनको संवैधानिक मान्यता नहीं मिल पाती। यानी पाला बदलने के लिए अभी आवश्यक है कि 2/3 सदस्य एकजुट हो, नहीं तो उनकी संवैधानिक मान्यताएं रद्द हो जाएगी। ये दल बदल संबंधी कानूनों की मुख्य प्रावधान है जो 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी कानूनों का उल्लेख है। भारतीय संविधान के 52वें संशोधन के अंतर्गत 1985 ईस्वी में इसको शामिल किया गया है। अब हम लोग और 2 अनुसूचियों की बात करेंगे, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। आप 11वीं अनुसूची के बारे में जानते हैं कि 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है और ये 11वीं अनुसूची भी भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत 1992-1993 में शामिल किया गया है, क्योंकि 1992 से प्रयास जारी थे और अंततः 1993 में 24 अप्रैल को ये पंचायती राज व्यवस्था संपूर्ण देश में लागू कर दी जाती है। इसीलिए भारत में 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस भी आयोजित की जाती है।
तो आपको याद रखना होगा क्या है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया। किस चीज का उल्लेख करता है? तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख करता है। पंचायती राज व्यवस्था। अब पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने कार्य क्षेत्र हैं? तो 29 कार्य यानी 29 विषय हैं जिसपे आपकी ग्राम पंचायत या पंचायत काम करता है। आपको याद होना चाहिए कि 11वीं अनुसूची संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। तो ये संविधान संशोधन किस वर्ष? तो 1993 24 अप्रैल को। महत्वपूर्ण 24 अप्रैल इस देश में पंचायती राज व्यवस्था पूर्णतः लागू हो गई थी 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। इसीलिए इस देश में पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाई जाती है। याद रखेंगे 11वीं अनुसूची। और फिर अंततः 12वीं अनुसूची भी आपके संविधान के 74वें संशोधन के अंतर्गत 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को संपूर्ण भारत में लागू कर दी गई। नगर पालिकाओं से संबंधित है या नगर पालिकाओं से संबंधित, नगर पालिकाओं नगर परिषद से संबंधित। और आपको मालूम है कि 18 विषय पे ये कार्य करता है। नगर पालिका हो या नगर परिषद हो, ये 18 विषयों पे काम करता है। तो नगर पालिका या नगर प्रशासन से संबंधित विशेष प्रावधानों का उल्लेख 12वीं अनुसूची में मिलती है। आप सब लोग ध्यान से देखना, बातों को करने की शक्ति मेरे पास हो या ना हो, तथ्यों को आप तक पहुंचाने की सामर्थ्य मेरे पास है। अगर आप सचमुच में जो पढ़ना है, जिसको आगे बढ़ना है, उसको मेरे साथ जुड़ना होगा। यही मेरा मूल मंत्र है। आप जमकर इसको शेयर करना। हम इसलिए कह रहे हैं कि शेयर करना, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे हजारों में लाखों में, तो फिर ये उद्देश्य विहीन हो जाएगा। आप सबका प्यार है कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, आपकी दायित्व बनती है शेयर करके सही तथ्यों को पहुंचाने का प्रयास जो हम कर रहे हैं, मूलभूत उन चीजों को लेकर आ रहे हैं, मूल रूप से जो परीक्षाओं से संबंधित है। आपको इधर उधर की बातों को करने के बजाय अगर अनुसूची को देख रहे हैं तो आप अनुसूची प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, आपको 1 से लेकर 12 अनुसूची आपको याद रहनी चाहिए। प्रथम अनुसूची क्या है? तो संघ विवाद क्षेत्र से संबंधित है। द्वितीय अनुसूची किस चीज से संबंधित है? तो आपके वेतन संबंधी। तृतीय अनुसूची क्या है? तो शपथ संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। चतुर्थ अनुसूची क्या है? तो विभिन्न राज्यों में राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची क्या है? तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख है। अनुसूची नंबर 6 क्या है? तो अनुसूची नंबर 6 असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा क्षेत्र में रहने वाले शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख है। सातवीं अनुसूची क्या है? तो सातवीं अनुसूची में भारत के विभिन्न विषयों का विभाजन की गई है। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में। संघ सूची में विषयों की कुल संख्या कितनी है? तो संघ सूची में विषयों की संख्या 100 है। राज्य सूची में कितनी है? तो 61 है। और संवर्ती सूची में कितनी है? तो 52 है। आप 8वीं अनुसूची में क्या है? तो 8वीं अनुसूची में भारत के विभिन्न भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख देखने को मिलती है। 9वीं अनुसूची में आप देखेंगे कि भूमि तथा संपत्ति संबंधी कानूनों का उल्लेख है, जो प्रथम संशोधन के अंतर्गत 1951 ईस्वी में शामिल किया गया था। 10वीं अनुसूची कब शामिल की गई? तो संविधान के 52वें संशोधन के अंतर्गत 1985 ईस्वी में शामिल की गई, जिसमें दल बदल संबंधी कानूनों का प्रावधान है। 11वीं अनुसूची किस चीज का उल्लेख करता है? तो 11वीं अनुसूची 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को पूर्णतः लागू हो जाती है। इस कारण से प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को हम लोग
ग्राम यानी पंचायती राज दिवस के रूप में आयोजित करते हैं। तो ग्राम पंचायत संबंधी कानूनों का उल्लेख, प्रावधानों का उल्लेख संविधान की 11वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल की गई, तो 1993 में शामिल की गई। अब 12वीं अनुसूची नगर पालिका या नगर प्रशासन संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लेख करता है। आज 2 वीडियो बनाई गई है, इसीलिए क्योंकि आप आने वाले 67 बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, जितना प्यार और समर्थन मिल पाएगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी, क्योंकि अप टू डेट है, आपके पास जो तथ्य हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं वह आज की तिथि तक यही है। आप पुराने वीडियो को देखेंगे, पुराने आंकड़ों के साथ आप परीक्षाओं में दूर चले जाएंगे। हाँ, लेकिन प्यार और प्रयास आपका भी मिलना चाहिए, मुझे भी महसूस होना चाहिए कि ईमानदारी से किए गए प्रयास का हमेशा सकारात्मक परिणाम आती है। सब्सक्राइबर जरूरत है, क्योंकि सब्सक्राइबर प्रेरणा देता है कि हाँ, आप पसंद कर रहे हैं। कोशिश करते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।